नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे इस समय के राजनीतिक परिदृश्य की और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत कर रहा हूँ हर्ष कुमार जी का, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हर्ष जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो कल अंततः हमारे कांग्रेसियों ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया और अब वो जो है वो रामलला के दर्शन करने उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नहीं जाएँगे। तो आप ज़रा बताएँ क्या सोचकर ठुकराया और क्या परिणाम होंगे? परिणाम तो लगभग जैसे दिख रहे थे वैसे ही होंगे। लेकिन इनकी रीज़निंग क्या रही होगी? क्या सोच के इन्होंने ठुकराया? जबकि बहुत सारे लोग जो थे विशेषकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो बेचारे बड़े मायूस थे कि अगर ठुकरा दिया तो फिर हम क्या मुँह लेके लोगों के पास जाएँगे? उनका क्या होगा? जी, और इनके कार्यकर्ताओं के अलावा जो ख़ास तौर से जो इनका मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस वालों का, उसमें से तो बहुत सारे लोग डेस्परेट थे कि कांग्रेस को इसमें जाना चाहिए। वो पिछले 10-15 दिन से डिबेट ही इसी पे कर रहे थे कि कांग्रेस को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा निराश तो मीडिया के जो इनका ख़ास वर्ग है, उसको सबसे ज़्यादा निराशा हुई है कि साहब ये फैसला क्यों लिया। और देखिए उन लोगों का तो ये मानना है कि किसी भी तरीके से इसमें जिसे कहते हैं ना कि साफ इनकार नहीं करना चाहिए था। इसमें थोड़ा-सा एक तरह की थोड़ी-सी विंडो खुली रखनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन्हें ये कह देना चाहिए था कि साहब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है 14 तारीख से, हम सब लोग उसमें व्यस्त हैं, और जब राहुल गांधी यूपी में एंटर करेंगे तो उस समय हम सब लोग उनके साथ हम दर्शन के लिए जाएंगे। और वो दर्शन आप 23 तारीख को कर लेते, 24 जनवरी को कर लेते, बाद में रख लेते, कुछ और समय फिक्स कर लेते, तो उससे जो है दोनों ही चीजें हो जाती कि आप मोदी जी के कार्यक्रम में भी जाने से बच जाते, और अपना जो भी कार्यक्रम है उसकी आपको एक अलग से सुर्खियां तो मिलती ही। और मेरा तो मानना यही है कि इस देश में आप 80% जो आबादी है, आप उसकी भावनाओं के खिलाफ जाकर अगर कोई भी काम करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई ये बढ़िया डिसीजन इनका है। जी, और हम्म। जो दूसरा जो प्रश्न जो है उनके कार्यकर्ता लोग पूछ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे कह रहे हैं कि साहब ये हाँ, उन्होंने तो बड़ा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। कटाक्ष किया है। और हम्म। मैंने जो बात की थी उत्तर प्रदेश में मेरे सोर्सेस से और बहुत सारे हम्म। पुराने कांग्रेस वाले भी हैं, वो कह रहे हैं कि यार क्या बताएँ इनको, तो इनसे ज़्यादा बुद्धि तो हमारे जो पंचायत का जो हेड होता है ना उसमें है। जी, बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो लगता है कि संजय जी, आप इतिहास की अगर बात करो ना, तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस हमेशा से कंफ्यूज रही है। इस पे क्या स्टैंड लें, कैसे करें? अब जैसे आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने तो एक समय ये कह दिया था कि जब अगर कोई गांधी फैमिली का आदमी प्राइम मिनिस्टर होता तो बाबरी मस्जिद गिरती ही नहीं। उनके पिताजी जो है वहां पे ताले खुलवा रहे थे। तो मुझे तो लगता नहीं कि इतिहास तो उन मुझे तो लगता नहीं कि जो इनका इतिहास है वो शिलान्यास ये करवाया था उन्होंने। जी जी। हाँ, हाँ, उन्होंने 89 में नवंबर में हम्म, शिलान्यास करवाया था, आपको याद हो तो। बिल्कुल। हाँ, वो कायदे से ये मामला उसी के बाद से तो तूल पकड़ा और था। शिलान्यास के तुरंत बाद जो था वो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम अपने इतिहास की जानकारी इन्हें लोगों को होनी चाहिए। और देखिए जैसे हुँ। हम और आप अक्सर इस मुद्दे पर हमने कितनी बार चर्चाएं की हैं। देखिए मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये तो एकदम जो मुसलमानों को अपीज करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस बना दी है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी इस समय सिर्फ सीताराम येचुरी की मानते हैं। अब सीताराम येचुरी नहीं सबसे पहले थे जिन्होंने टर्न डाउन किया था कि साहब नहीं, हम नहीं आएंगे। उन्होंने तो हुँ। एकदम कह दिया, वो तो पहले सोच के बैठे हुए थे कि आएगा निमंत्रण, उसे हाथों हाथ कह दूंगा भाई हम नहीं आएंगे, हमारी मर्जी, हम जाए ना जाए। तो उसी 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 राह को राहुल गांधी ने अपनाया है। और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जो है अपनी पार्टी के कम और सीताराम येचुरी जैसे लोगों की ज्यादा सुनते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का ये प्रोपगेंडा ये खड़ा किया है। एक और संजय एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो प्लान की गई है ना, आपको याद होगा कि 22 जनवरी की जो डेट है राम मंदिर की, वो पहले से ही फिक्स हो गई थी। लगभग मेरे ख्याल में 2 महीने तो होने को आ रहे होंगे शायद इस बात को, कि जब डेट फाइनल हो गई थी। और और भी अधिक इनकी में 3 महीने से ऊपर हो गए। हाँ, शायद 3 महीने न हो गए हों, 2 महीने से तो मेरे याद है, नवंबर से पहले हो चुकी थी डेट फिक्स। और आप ये देखिए कि इनकी तो ये जो यात्रा की अभी इन्होंने जो फाइनल किया, ये तो अभी दिसंबर में फाइनल की इन्होंने, दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में फाइनल की है कि हम यात्रा निकालेंगे वहां से।
और इनकी पार्टी के जो सही मायनों में आज की तारीख में जो 2-4 इनके यहाँ दिमागदार लोग बचे हुए हैं, शशि थरूर हैं, मुकुल वासनिक हैं, जो सही मायनों में थिंकर हैं, सोचते हैं दोनों चीजों को, उन सब ने उस मीटिंग में साफ तौर पर कहा था, जिसमें ये यात्रा फाइनल की जा रही थी, कि भाई यात्रा पे हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और चुनाव सिर पर है, हम यात्रा में अपने संसाधन झोंकेंगे या चुनाव में सीट शेयरिंग में उसकी तैयारियों में हम झोंकेंगे। लेकिन उन लोगों की तो ये सुनते नहीं है। और इन्होंने जो डेट फाइनल रखी ना, आप ये यकीन मान लीजिए संजय जी, ये केवल राम मंदिर वाले के रंग में भंग करने के लिए ये डेट फाइनल की गई है। मैं तो इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं मानता। आप 23 तारीख से रखते या आप 1 जनवरी से रखते और 22 जनवरी तक को से खत्म कर लेते। आपने बिल्कुल मिड में पड़ रही है आपके ये जो राम मंदिर वाला कार्यक्रम है, ये बिल्कुल इसकी यात्रा के लगभग मिड में पड़ रहा है, इतने दिन पहले इतने दिन बाद में। ये इनकी शरारत है, जानबूझ के। इसे कहते हैं ना कि वो स्पेस लेने के लिए कि साहब मीडिया में हमें भी स्पेस मिलेगा, राम मंदिर की खबर छपेगी तो उसी के साथ राहुल गांधी की पदयात्रा की भी खबर छपेगी, हमें मीडिया स्पेस मिलेगा। जबकि होगा उल्टा। जबकि होगा इस समय उल्टा। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी स्पेस मिल रही है, केवल स्पेस वही मिल रही है जिसमें कांग्रेस की आलोचना हो रही है कि भाई ये क्या मूर्खता की इन लोगों ने। बिल्कुल। और संजय जी एक बात और बताऊं, आप लिख के रख लीजिए, उस समय इनकी शिकायत ये रहेगी कि मीडिया जो है वो राहुल गांधी जैसे अक्सर मीडिया वालों से कहता है कि भाई हमारी भी खबर छापा करो। कहते हैं ना, अपने घर के बाहर आते जाते मीडिया वालों से खड़े हुए कहते हैं भाई आप मीडिया वालों को भी देखना चाहिए। फिर उस समय इनकी शिकायत ये होगी कि पहले पेज पे तो सारा राम मंदिर ही छप रहा है, राहुल गांधी की 10वें पेज पे लगा दी खबर, 2 कॉलम में 3 कॉलम में। तो उस समय के लिए इन्होंने ये प्लान कर रखा है कि उस समय जब अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो मीडिया पे आक्षेप लगाएंगे, साहब मीडिया जो है राम मंदिर को छाप रहा है। छपने के लिए औकात भी तो होनी चाहिए। जी अब तुम्हारी रामलला के आगे क्या औकात है तुम्हारी? नहीं, आप संजय जी एक बात बताइए, आज अगर आप यात्रा निकालते हैं इस समय, आप अगर इस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही होती तो क्या उसे फ्रंट पेज पे जगह नहीं मिलती? खूब मिलती। लेकिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आएगा तो उस समय तो 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद में यही छपना है सब अखबारों में। और हिंदी के अखबारों ने तो बाकायदा 2-2 3-3 पेज छापने, यूपी के जो दैनिक जागरण, अमर उजाला फेमस अखबार है हिंदी के, जो घर घर में पढ़े जाते हैं, उन्होंने तो इस पे जो है अलग से वहां पे स्टाफ अपना डिप्यूट कर दिया है, ब्यूरो खोल दिए स्पेशली अयोध्या में, जिसमें कम से कम 7-7 8-8 रिपोर्टर रखे गए हैं और इसके अलावा एडिटर रैंक के कई अधिकारी वहां पर भेज दिए गए हैं कि साहब आप जाओ, डेली 2 पेज हमें वहां से बना के दो। आपको ध्यान होगा कि अभी रवीश कुमार ने जो है वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे वो शेयर किए हैं उन अखबारों के कटिंग, और उसने ये कहा है, गिनवाई है कि आज जागरण में 35 खबरें छपी हैं, अमर उजाला में 45 खबरें राम की छपी हैं, ये छपी हैं, वो छपी हैं। तो मैंने तो उस पर एक वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा था भाई रवीश कुमार तुम एक वीडियो बनाओ ना, ये आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो कि मीडिया रवीश जो है कुमार राम को को किसने ज्यादा। रोका है भाई? वो भी जाकर अयोध्या से रिपोर्टिंग करे, उल्टी रिपोर्टिंग बिल्कुल, करे, उल्टी सीधी नहीं रिपोर्टिंग करके करो, तो। आप कुछ गलत चीजें बताओ वहां की कि ये गलत हो रहा है, ये मंदिर बनाने के लिए, ये रामपथ बनाने के लिए घर उजाड़ दिए गए हैं, वहां बुलडोजर चला दिया गया है, आप कुछ बनाओ, ऐसी बनाओ तो। लेकिन आपको बताऊं संजय जी कि रवीश कुमार सबसे, जिसे कहते हैं ना, जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे है। इस बंदे ने राम मंदिर पे एक भी वीडियो नहीं बनाया। वो जानता है कि अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आप वीडियो बनाएंगे तो उसका लाभ बीजेपी को ही होगा। ये जानते हैं, और औरों में इतनी अकल नहीं है, रवीश कुमार में अकल है। और सब तो बनाए जा रहे हैं। अब देखिए वो अजीत अंजुम ने बना दिया कि साहब मालदीव में छुट्टी मना रहे हैं मोदी जी, और उसी दिन देखो शाम को कैसे उल्टा पड़ गया वो दांव। उसने तो बना दिया कि 2 दिन की छुट्टी मना रहे हैं, और वो पता ही बाद में पता लगा वो तो मोदी जी ने जो है वो डिप्लोमेसी कर दी वहां पे, तो जाके उन्होंने तो सारा मालदीव ही डुबो दिया पानी में। तो ये बड़े, हाँ ये बड़े तेज तर्रार लोग हैं। ये राम मंदिर को गलती से भी, ये वामपंथी जितने भी हैं, ये राम मंदिर का नाम तक नहीं लेते हैं। और राहुल गांधी ने इन्हीं की ही सुनी है, और राहुल गांधी ने इन्हीं के हिसाब से इसकी जो डेट है वो फिक्स की है। अब देखिए इसमें रोजाना बखेड़ा होगा, आप तय मान लीजिए मेरी ये बात। ये जो यात्रा चलेगी, पहले अभी तो इसकी शुरुआत को लेकर बखेड़ा हो चुका कि जहां ये जगह करना चाह रहे हैं वहां जगह नहीं मिल रही। बीरेन्द्र सिंह ने कह दिया कि साहब यहां जगह नहीं मिलेगी, रैली कहीं और करो जाके। तो शुरुआत में ही बखेड़ा हो गया। तो इन्हें तो चाहिए कि ना कि न्यूसेंस वैल्यू जो होती है ना एक चीज की, वो क्रिएट की जाए कि राहुल गांधी को जानबूझ के नहीं जाने दिया जा रहा है वहां भी। फिर उसके बाद त्रिपुरा में घुसेंगे, जहां जहां घुसेंगे, फिर वेस्ट बंगाल में बवाल होगा, फिर इधर बिहार में आ जाएंगे। तो ये तो जानबूझ के किए, ये मेरा तो मानना ये है कि ये
शायद अगर राम मंदिर का 22 तारीख को कार्यक्रम ना होता तो शायद ये यात्रा होती ही नहीं। मेरा तो मानना यही है कि राम मंदिर की यात्रा, वो ये जो राहुल की यात्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के उसमें माइलेज में, उसमें जो है कट लगाने के लिए और उसके काउंटर में एक नैरेटिव बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और बेचारा हमारा जो सत्य हिंदी वाला है, वो लगातार इसके ऊपर जो है वो कांग्रेस की आलोचना करता जा रहा है, इसलिए नहीं, वो उसको गोदी बिल्कुल मीडिया वो कह दिया उस गया। वो हाँ, कह रहा उसे है गोदी राम मीडिया मंदिर का न्योता, कल इसने बनाया था जो वीडियो, उसमें चलाया कि राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ने ठुकराया, 2024 चुनाव में कांग्रेस को होगा नुकसान। बिल्कुल। और आपको पता नहीं है कि उसमें एक बड़ी बड़ी बहस हुई है, बड़ी जबरदस्त, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो। उसमें क्या है कि ये आशुतोष और शीतल पी सिंह, दो इन लोगों ने मिलकर सत्यहिंदी.com बनाया था ये, जिस पे चैनल आते हैं। वो शीतल पी सिंह भी कभी कभी आता है, हालांकि उसे इतनी जानकारी नहीं है जितनी आशुतोष को है। तो उसमें एक तुषार गुप्ता नाम का कुछ इस तरह का एक पत्रकार इन्होंने बुलाया हुआ था, उसने शीतल पी सिंह को जम के बेइज्जत किया उस वीडियो में। उन्होंने कहा कि यार क्या आप बात कर रहे हो कि ये एजेंडा है, फलाना है, क्या सारे 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 हिंदुस्तान के लोग एजेंडा चला राम मंदिर का, हर घर का आदमी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ है, हर घर से चीज, हर चीज के लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। और उन्होंने कहा कि राजनीति तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों ने भी की थी, अगर बीजेपी राजनीति कर रही है, आपने भी तो की थी। कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि साहब राम मंदिर का फैसला अभी मत दीजिए क्योंकि 2019 के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आप याद कीजिए 2018 में कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कोर्ट में। तो उसने पूरा जम के उतारी उसकी। उसने कहा कि साहब हर चीज को पॉलिटिकल एजेंडा बनाना, या उसे पॉलिटिकल एजेंडा बना के आप, ये होता है कि आप जो मैदान है ना वो दूसरे के हवाले कर रहे हो लोग। उसने ये भी भाई कहा उसमें अपने वीडियो में, बड़ी अच्छी बात बोला वो लड़का। उसने ये भी कहा कि साहब आप ये भी तो कहते हो कि मोदी कभी टोपी नहीं पहनते, वो राजनीति नहीं है आपकी, कि उनकी मर्जी, उनकी चॉइस है कि वो टोपी ना पहने, जिस तरह से आपकी चॉइस है कि आप राम मंदिर में नहीं जाने, आपकी चॉइस है। और मोदी की चॉइस है कि वो टोपी नहीं पहनते, तो क्या ये धार्मिक मामला उस समय नहीं होता? अब आपको लग रहा है कि ये धार्मिक मामला हो गया है, आरएसएस बीजेपी का इवेंट बन गया है। तो उनका ये कहना था कि इसका तरीका बहुत गलत है, और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इसमें कुछ भी रास्ता हो सकता था संजय जी, कि आप ये कह देते कि भाई सोनिया जी की तो तबीयत खराब है, खड़गे जी जो है वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलेंगे हमारे, तो हमारी तरफ से रणदीप सुरजेवाला चले जाएंगे या कोई और चला जाएगा। तो मैं बताता हूँ संजय जी, उसमें जो है बात जो है बैलेंस हो जाती चीज। आप देखते हैं ना, अक्सर इतिहास में ये कहा जाता है कि जिस समय फला बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, तो हमने तो बाइकाट कर दिया था। वॉकआउट कर दिया, वहां तो वॉकआउट कर दिया था, सॉरी। तो उसका क्या होता है? उसका यही तो होता है कि साहब हमने फेस सेविंग की, हम तो फेस सेविंग कर रहे हैं ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं कि भाई हम तो अपना बचा लिया कि जिस समय ये पास किया जा रहा था बिल, उस समय तो हम थे ही नहीं यहाँ पे। तो अब इन्होंने नहीं किया ऐसा, तो अब क्या करें, अकल ही नहीं है। दरअसल वही है कि जो उसे जिसे कहते हैं ना कि हर पार्टी में एक सोच रखने वाले लोग होते हैं, थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनकी चलती नहीं है। और गांधी परिवार से अलग जो है पार्टी कुछ सोचती नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ है। अभी इसमें एक और भी था संजय जी इनके सामने, ये कह देते हैं कि रामनवमी आ रही है अप्रैल में, हम तो तब जाएंगे, क्योंकि उस समय ये कहते कि साहब ये तो चुनाव की वजह से मोदी जी ने पहले रखवाया है, प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम कुछ है, कुछ भी कह देते कि रामनवमी पे राम जी का जन्मदिन होगा, हम तो उस समय जाएंगे वहां पे। सर लेकिन इनके पास है ही नहीं, कोई सोचने वाला है ही नहीं, अकल ही नहीं है किसी को इतनी कि ऐसा कुछ कर सके। ये स्थिति है सर इनकी। दिग्विजय सिंह जैसे, अरे शंकराचार्य भी नहीं जा रहे, अरे दिग्विजय सिंह तुम शंकराचार्य के बराबर हो, शंकराचार्य को तो अपना अलग है, वो तो अद्वैत वेदांत वाले हैं, उनके अलग अलग अपने संप्रदायों के हिसाब से वो सब चलते हैं, शंकराचार्य वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं है सर, कोई लेना शंकराचार्य देना जी नहीं है, उनकी उसको लेके हाँ उनकी साहब वो नहीं जा रहे। एक बात हाँ याद दिलाता हूँ आपको, जी। वीपी सिंह ने कहा था, हम्म और ये बात है, वीपी सिंह की सरकार गिरी थी उसके जस्ट पहले की बात है, कि भाई हम भाजपा से तो लड़ सकते हैं, हम हाँ, भगवान राम से कैसे लड़े। ये तो यही नरसिम्हा बात राव ने भी कहा था। यही बात दोहराई थी नरसिम्हा राव ने, हाँ भाई हम हाँ हाँ, बीजेपी से लड़ सकते हैं, राम से कैसे लड़ सकते हैं। अब सही आप बात इन है। लोगों की देखिए, ये इस तरफ तो ये कर रहे हैं, और कर्नाटका में जो सरकार है वो 22 दिसंबर को विशेष पूजा करवा रही है जितने भी सरकारी मंदिर हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो पता लगा है मतलब मुझे ये कि है ऐसा कि कुछ जो है। नीचे वाले हैं ना, उनमें इनसे अधिक समझ है,
बिल्कुल। उनको पता है कि भगवान राम का संदेश जन जन में कैसा है। देखिए, भगवान राम जो है ना, वो जन जन में क्यों समाये हुए हैं? वो इसलिए समाये हुए हैं क्योंकि उनका जो संदेश है एक बड़ा ही, जिसको कहते हैं, समानता का, समता का, एक करुणा का, सभी के प्रति उदार भाव का, समान भाव का, रिश्तों का, ने रिश्तों का, मानवीय रिश्तों का। मानवीय रिश्तों का, और एक हुँ, आदर्श राजा का। बिल्कुल। एक बहुत सुंदर उत्तरकांड में एक प्रसंग आया है जिसमें भगवान राम जो हैं वो सबको बुलाते हैं। उसमें गुरुजनों को और सारे जितने भी पुरवासी हैं उनको सबको बुला के कहते हैं कि भाई देखो, सब लोगों को जो है आपस में प्रेम से रहना चाहिए, और स्वयं के लिए कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखौ भाई, जो अनीति कछु भाखौ भाई, तो महि बरजेहु भय बिसराई। कि यदि मैं कोई अनीति कहूँ, तो मुझको तुम रोक देना, टोक देना बिना किसी भय के, बिल्कुल, कि तुम्हें लगे तो। तो इस प्रकार के आदर्श व्यक्तित्व के प्रति जो अगाध श्रद्धा जनमानस में है, वो इन कांग्रेस के मूर्खों को, जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको नहीं समझ में आएगी। जो नीचे बिल्कुल, जुड़े बिल्कुल। हुए नेता हैं, वो समझते हैं और वो जानते हैं वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा आपको, ये तेलंगाना में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कर्नाटका में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सब जगह मिलेगा। सही बात कह रहे हैं आप। और देखिए इसमें क्या होता है कि मुझे जो और ऐसा लगता है कि ये इसमें जो है वो बगैर किसी मतलब के इसको एक इश्यू बनवा रहे हैं, जो कि चाहते तो इश्यू नहीं बनता। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अगर इस रामद्रोही बारे में इनको उन्होंने कह के संबोधित किया जाएगा, रामद्रोही कहेंगे, और कांग्रेस बिल्कुल, का कार्यकर्ता मुँह छिपाता घूमेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बीजेपी वालों ने तो कहना शुरू कर दिया है, मैंने कई प्रवक्ता देखे, उन्होंने कहा कि ये राम विरोधी हैं, ये शुरू से ही राम के खिलाफ है। तो उनको उन्हें तो मिल गया है मुद्दा। और वास्तव में देखिए इसमें मुझे तो लगता है कि खासतौर से जिस जिस हिंदी बेल्ट की जो है कांग्रेस सबसे ज्यादा उपेक्षा कर रही है इस समय, और ये नॉर्थ की और साउथ की लड़ाई में जो है कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, इसी हिंदी बेल्ट में इसे सामना करना है बीजेपी का। बाकी साउथ में और दूसरे स्टेट में तो दूसरे दल कर लेंगे अपना आप, नॉर्थ ईस्ट में भी सारे दूसरे दल छोटे छोटे दल कर लेंगे। लेकिन जब बिहार से इधर आएंगे तो इधर ही कांग्रेस को अपना दमखम दिखाना है, बिहार से और गुजरात के बीच में। और वहां अच्छा, ये बिहार में वहां तो नुकसान होने राम, वाला है। बिल्कुल बिहार में भी होगा नुकसान। आरजेडी के अलावा बाकी सारी पार्टी जो है वो बीजेपी के सामने साफ होने वाली है, बता दूं मैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा देखिए एक बात और भी है। तो ये एक वोटर इस तरह का होता है हर पार्टी का कि वो कोई भी उसके सामने हो वो उसे देता ही है, चाहे वो 10% है, 15% है, 20% है। एक एक ऐसा वोट बैंक जो है कांग्रेस का भी है कि वो कांग्रेसी हैं तो पुराने मैंने देखा है वो कांग्रेस को ही देते हैं वोट। लेकिन जो दीक्षित जी जो फ्लोटिंग वोटर होता है ना, जो 2, 4, 5%, 7% होते हैं, जो कभी इधर चले जाते हैं, इधर बदलते हैं, तो नतीजे तो वही बदलते हैं ना सारे। आपने उनकी परवाही नहीं करी कि अगर उसमें कोई हिंदू भी है, अगर वो ये सोच ले कल को कि यार बताओ ये कांग्रेस को मैं वोट वो क्यों दूं। अधिकतर हिंदू ही हैं, फ्लोटिंग वाले हाँ, हिंदू ही होते हैं। बिल्कुल। बाकी के तो वो वो मुसलमान कभी वाले तो सपा की फिक्स तरफ है। चले जाते हैं, कभी बसपा की तरफ चले जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, जिसको भी उन्हें लगता है कि यार ये कैंडिडेट बढ़िया है या ये इसकी पार्टी का हिसाब ठीक है, वो उनका अपना कुछ नहीं है। वो मतलब अंधभक्त नहीं होते किसी के भी। तो उन्होंने कहा कि इस बार इसे देंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे कई परिचित हैं, वो कहते हैं मैं हर बार अलग पार्टी को वोट देता हूं। उन्होंने अपने मन में बनाया हुआ कि मैं पिछली बार बसपा को दिया था, अब की बार सपा को दूंगा, अब की बार भाजपा को दूंगा। हर चुनाव में वो बदल लेते हैं। कुछ होते हैं इस तरह के लोग। तो इस तरह का जो वोटर है उसकी भी तो मनदशा को आपको समझना चाहिए कि आप उसके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, आप ध्यान कीजिए कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार चर्चा करता रहता है और ये कहता रहता है कि भाई अगर इनको चुनाव जीतना है, तो कांग्रेस को जो इनका जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी के खिलाफ 5% है, उसको बढ़ा के 30% तक करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लगभग 250 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधे आपका कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला है। वो उन्हीं 250 पे लड़ना है इस बार तो इन्हें। उन्हीं 250 पे इनको 30% का मतलब होता है कि भाई 75 सीटें लेके आओ। हाँ, और जो स्थिति इन्होंने बना रखी है उसमें 75 की जगह वो 7.5 भी नहीं आने वाली। हाँ, 5 भी नहीं आने वाली, आएंगी कहाँ? हमें तो नजर ही नहीं आता कि जिस रूट पे ये चल रहे हैं राहुल गांधी, वहां कितनी सीटें हैं इनकी। ये तो मेरे ख्याल में पूरी टोटल उस बेल्ट टोटल में ही इनकी 8-9 सीट हैं कुल।
इनकी जो 14 कांग्रेस सीटें हैं की, टोटल। हाँ टोटल 14 है उन स्टेट्स की, लेकिन जो इनका रूट है उस रूट पे तो 5-7 ही पड़ती हैं इसकी जहां से इनके हैं अधीर रंजन चौधरी और ये सब, जो वो किशनगंज वाला जो है वहां का वो, तो ये वो बहुत गिने चुने लोग हैं, उसका क्या होगा? तो ये सोच ही नहीं रहे, इनमें क्या बताया जाए। दुर्भाग्य की बात है कि ये, और देखिए मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष की कैसी भी राजनीति हो, किसी भी तरह का विपक्ष हो, अगर इस देश में कहीं भी कि ये साहब एक कोई भी किसी भी स्तर पर प्लानिंग कर रहा है कि भाई मोदी के अगेंस्ट कुछ भी करना है, तो कांग्रेस को एक्सक्लूड करके तो वो संभव है ही नहीं, ये तो तय है। और कांग्रेस ऐसी मूर्खता कर रही है। और इसपे ये भी देखना होगा कि अब इनका जो अलायंस, चूंकि जो बातचीत चल रही है, उसको कहाँ तक, किस सीमा तक ये आगे ले जा पाएंगे। आपका क्या विचार है? जो भी ये सूचना आ रही है कि जो इंडी अलायंस के जो आपस में वार्तालाप चल रहे हैं सीट शेयरिंग के, उसमें क्या होने वाला है? अभी तो सीट शेयरिंग में इन्होंने ऐसे किया है संजय जी के हर स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो यूपी वाला यूपी में बात कर ले, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। ये बातें पहले से ही हो रही हैं, पहली मीटिंग से ही हो रही हैं। और जब आप एक बात बताइए, जब इन्होंने खुद ही अपनी मीटिंग में, जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी, खड़गे और ये सब लोग मौजूद थे, तो उस मीटिंग में तो इन्होंने जब ये इंटरनली ये तय कर लिया कि हम 250 सीट लड़ेंगे, पिछली बार 400 से ज्यादा लड़े थे कांग्रेस वाले, जब इन्होंने तय कर लिया कि 250 सीट लड़नी है, और वो 250 सीट तो वहां तो इनके तो कोई विवाद ही नहीं है, 250 सीट आप लड़नी है लड़ लो, उसमें क्या दिक्कत है? यूपी को छोड़ के उसमें और कहां पंगा आ रहा है? और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह लड़ो, गुजरात, सब जगह लड़ो। तो बिहार, पंजाब, दिल्ली, इसके अलावा और कोई मामला बैठता ही नहीं है इन सीटों में, तो ये कोई पंगा होगा। लेकिन उधर तो वहां केजरीवाल और एंड पार्टी ने तो फिर से शुरू कर दिया है कहानी कि हम तो पंजाब में 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। पता नहीं उन्हें कहां से ये धुन सवार हो गई है दोबारा, फिर यही खबरें आने लगी हैं कि हम तो 13 की 13 सीटें लड़ेंगे वहां से, पंजाब से। उन्हें लगा कि सबसे ज्यादा जो हम अधिकार अपना मांगेंगे कांग्रेस वाले, वो हमारे इलाके में शेयरिंग कर रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा हमारी सीटें मांगेंगे यहाँ से, क्योंकि यूपी यूपी में तो उनकी 1-2 से ज्यादा मांगने की हिम्मत है नहीं, लेकिन दिल पंजाब में मांगेंगे हम के 6 दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो। तो केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया, भगवंत मान ने, कि हम 13 की 13 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर तो स्मार्टली खेलना चाहिए हमारे अखिलेश बाबू को, क्योंकि एक मेरे हिसाब से कम से कम 10-20 सीट ऐसी हैं जहां पर ये 5-5 लाख की मार्जिन से हारेंगे। ऐसी सीटें इनको हाँ, कांग्रेस को दे वहां देनी चाहिए कांग्रेस को दे दें। और सही खुद बात उनसे है। कहना चाहिए कि नहीं, हमको जो है वो सीट दो, राजस्थान में दो, एमपी में दो। और इससे जो है सपा वालों को मौका मिल जाएगा, इनका स्ट्राइक रेट पिछली बार से तो बेहतर ही रहेगा। हाँ भाई, कम 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 सीटें सी, लड़के कम और सीटें फिर लड़के कम सीटें लड़के 5 आए तो बात है, पिछली बार 80 लड़े मिलके सारे, तो तब 5 आई। और वैसे भी मैंने तो सुना है कि सोनिया जी रायबरेली छोड़ के और खम्मम से लड़ने जा रही हैं आंध्र प्रदेश में। हाँ, चर्चाएं तो आंध्र चल प्रदेश रही कह रहा है हूँ, तेलंगाना तेलंगाना में। तेलंगाना में। हाँ हाँ, चर्चाएं तो मैं तो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार शायद लोकसभा से ना जाए, राज्यसभा की चर्चाएं हैं। कई बार इस तरह की खबरें चलती हैं। डेक्कन हेराल्ड ने एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी थी लगभग जून के आसपास, क्योंकि मई में चुनाव हुए थे कर्नाटक के, तो बताया जाता है कि डीके शिव कुमार से उसी समय बात होगी। डीके शिव कुमार ने कह दिया कि इस बार आपको हम राज्यसभा से भेजेंगे। वहां सुप्रिया श्रीनेत जाने के चक्कर में थी राज्यसभा में कि मैं चली जाऊंगी। अब जब सोनिया गांधी जाएंगी तो सुप्रिया श्रीनेत को कौन पूछ रहा है? सुप्रिया सुप्रिया श्रीनेत तो 6.5% वाली है, उसको तो वापस लड़ना चाहिए महाराजगंज से। आप आप तो 6.5% वाली कहते हो उन्हें हर बार, लेकिन अब की बार अखिलेश देगा तो नहीं ना महाराजगंज की सीट। अखिलेश यादव छोड़ेगा नहीं, वो देगा नहीं सीट, वो रायबरेली और अमेठी के अलावा देगा ही नहीं तो कोई इधर भी। सुप्रिया श्रीनेत को लड़ा दो रायबरेली से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से और सुप्रिया श्रीनेत को अमेठी से, स्मृति ईरानी के सामने, तो मजा आएगा खूब। हम लोग जो है ना खूब बढ़िया वीडियो बनाएंगे, रोज देखना आप क्या मजा आएगा। स्मृति ईरानी भी बोलने में उसका कोई तोड़ नहीं है, और सुप्रिया श्रीनेत तो है ही बक्कन। वैसे ही स्मृति ईरानी को लेके पूरा का पूरा पाकिस्तान ट्रिगर हो गया है, तो वो भी उसके एडवांटेज में हाँ, जाएगा।
वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मदीना में घूमी है वो पल्लू उतार के सिर पे से बेधड़क होके। और मैंने देखा कि स्मृति ईरानी अक्सर जहां भी किसी प्रोग्राम में जाती है ना, तो उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करती हैं संजय जी। तो वो एक पोस्ट बनाती हैं उसमें एक्स पे, और उसमें 4-5 फोटो का एक कोलाज बना के शेयर करती है। कम से कम ये जो यूएई की और जेद्दा की और ये जो सारी यात्रा करके आई मदीना की, इसके कम से कम 15 फोटो स्मृति ईरानी ने शेयर किए सोशल मीडिया पे, 15 फोटो, और सब में बेधड़क बैठी है हमें बेचारे कांग्रेसियों का तो वैसे दिल जल गया होगा। अच्छा, और भी आप देखिए कि जो हिंदू चेतना है वो लगातार मुखर होती जा रही है। ये जो है इसको ये समझ ही नहीं रहे हैं। आज की डेट में आप ये देखिए कि नेटफ्लिक्स से अन्नपूर्णी हटवा दी हिंदुओं ने, अल्लाह कर करके। अन्नपूर्णी अब हटी तो नहीं है, रात तो दिखाई दे रही थी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन नंबर 1 अल- पे ट्रेंडिंग करती हुई दिखाई दे रही थी उस पे अन्नपूर्णी। ये आ आज रहा है हटी ना, होगी। ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज, फिल्म अन्नपूर्णी टेकन डाउन बाय नेटफ्लिक्स अच्छा, आफ्टर अच्छा। मैसिव आउटरीच फॉर मॉकिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। हम्म। तो बिल्कुल, आज बिल्कुल। की डेट में जब ये हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ तंग करे तो मालदीव को, हमारे जो सोशल मीडिया वाले जो योद्धा हैं, मालदीव को वो समाप्त करने वो के तो लिए सोशल मीडिया मालदीव तो वाले योद्धा ही ट्विटर पर्याप्त हैं। वो तो वो ट्विटर पे हमारे शहीद हो गया मालदीव तो तो ऐसे समय में इनको जो है वो राम भक्तों को इस तरह से, एक तरह से उनका मजाक उड़ाना बहुत ही भारी पड़ने वाला है। आपको मैं क्योंकि बताऊं संजय जी, एक देखिए बार हमने सीटें तो चर्चा भी। इनको वैसे भी नहीं मिलनी थी, देखिए सीटें तो इनको वैसे भी नहीं मिलनी थी। हाँ, हाँ। लेकिन अब जो ये सोशल मीडिया पे जो इनकी बखिया उधेड़ी जाएगी ना, बिल्कुल, तो जो इनके जो 52 सीटें थी ना, मुझे लगता है वो कहीं आधी ना रह जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आप बताइए संजय जी, अभी चुनाव होंगे तो राहुल गांधी प्रचार करेंगे, तो क्या किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे? क्या गुजरात के किसी मंदिर में नहीं जाएंगे? क्या महाकाल में नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे क्या? पहले नहीं गए थे क्या? पिछली पिछली बार तो प्रियंका महाकाल गए गांधी थे। मध्य प्रदेश में सारे मंदिरों में घूमी, सब जगह जाते हैं। तो गुजरात में सारे में घूमे थे ये अपना जनेऊ डाल के गले में। तो आप ये बताइए कि अगर ये किसी भी छोटे से मंदिर में भी जाएंगे, अगर दिल्ली के बिरला मंदिर में भी चले जाएंगे, तो लोग तो ये पूछेंगे कि यहाँ जाने का समय है इनको, राम मंदिर में जाना नहीं था इन्हें, कांग्रेस वालों को। तो मुद्दा तो बड़ा बनने वाला है। मुझे तो लगता है कि शायद इसके डर में राहुल गांधी अभी मंदिर ना जाए अगले 4-5 साल, किसी भी मंदिर में कलमा पढ़ लें, उनके लिए यही ठीक रहेगा, जिससे कि टोपी वोपी पहन लें, ईद वीद मिला लें, बस वही ठीक है, क्योंकि वही है कि इनको कोई साहब की मंजूर। बड़े एक देखिए एक बड़ी विचित्र बात बोली इन्होंने कि भाई जो है वो रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। अरे भैया हाँ, ये भारत है, यहाँ कभी भी पिछले 1000 साल, 2000 साल, 5000, 10,000 साल में जिसको धर्म कहते हैं ना, वो रिलीजन नहीं होता। रिलीजन प्राइवेट अफेयर है। ये वेस्टर्न सेक्युलर्स का ये पूरी तरह से नया नैरेटिव है पिछले 300-400 साल का। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भारत में धर्म कण कण में व्याप्त है। जी, बिल्कुल सही। यहाँ तो हर हर जगह जो है पत्थर पूजे जा रहे हैं, और सब जगह मंदिर और वो बने हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ हुँ, तो सबको पता है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये बिल्कुल। बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पर। और धर्म जो है आपकी वो केवल आपकी हुडी पूजा भी पाठ है, नहीं धर्मो है। रक्षिते रक्षिता। आपकी हुडी बिल्कुल भी तो है धर्म धर्मो धर्मो रक्षिते रक्षिता। रक्षति रक्षितः। तो ये इन लोगों का जो हिसाब किताब है वो हुँ। बहुत ही वैसे वैसे जो है इस बारे में मैं प्रॉब्लमैटिक है बताऊं इनके संजय जी, स्वयं के लिए। जैसे आप भी कह रहे हो मीडिया, जो आप भी बात बता रहे हो कि कांग्रेस जो है बहुत नीचे चली जाएगी, वास्तव में इसे लेकर जो अभी मीडिया में जो इस समय बज है और चर्चा है, वो ये है कि इसमें इससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने वाला है। कांग्रेस का घटेगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने वाला है। और ये सारे जितने भी वामपंथी मीडिया, ये बीजेपी इन्हीं की निश्चित बताई हुई रूप से बातें बता रहे हैं। 40% के ऊपर जाएगी। अब पहले बिल्कुल, बिल्कुल, 37.5 थे। बिल्कुल, दे बिल्कुल। विल क्रॉस 40%, और एनडीए टोटल जो है वो भी ऊपर जाएगा। और उनका वैसे भी जो टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट ये है कि वो वो तो 50% वोट 50% के से ऊपर प्लस है। जाए। हम्म। तो ये कांग्रेस वाले और ये आपके डीएमके वाले,
ये प्रियंक खरगे टाइप के लोग, ये सब मिल के ये बिल्कुल निश्चित कर देंगे कि बीजेपी 50% के ऊपर चली जाए। ये इन लोगों ने प्रण कर रखा है। जो पंच प्रण है हमारे प्रधानमंत्री के, वो उसमें एक छठा प्रण इन्होंने ऐड कर रखा है कि हमें बीजेपी को 50% के आगे पहुंचाना। हाँ, और संजय जी आप ये देखें ना कि मोदी जी जो है अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? उधर थ्रिसूर से, साउथ से, केरल से। उन्हें पता है कि भले ही चाहे यहाँ खाता ना खुले, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ उन्हें उन्हें जहां भी जरा सी गुंजाइश दिखती है कि वहां पे अब सेकंड नंबर पे रही थी पार्टी पिछली बार बीजेपी उस सीट पे, तो कांग्रेस पहले नंबर पे रही थी, सीपीएम शायद वहां तीसरे नंबर पे, कम्युनिस्ट चले गए थे ये। तो उन्होंने वहां से शुरुआत की, तो वहां 2 लाख महिलाएं जुटाई इन्होंने उस कार्यक्रम में, भयंकर भीड़ आई। यहाँ पीटी उषा को बुलाया उसमें मंच पे, और यहाँ ये दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अंजू अंजू बॉबी जॉर्ज ने तो मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी, जिस तरह की स्पीच उन्होंने दी। और वहां पे तो क्रिश्चियंस और हिंदुओं का फॉर्मूला बनाने के चक्कर में मोदी जी बिल्कुल फिट। ये बना और बस विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पे। अब नहीं तो और 3-4 साल बाद में बन जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन और ये सब धर्मांतरण का मामला सब वहां तो सारे ईसाई पीड़ित हैं इन चीजों से। तो वो 50% तो पहुंचना ही पहुंचना है, जिस तरह से वोट शेयर मिलेगा वहां पे भी इंक्रीज होगा इनका इस बार केरल में भी। बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो निर्णय आया है स्पीकर का, उसको देखते हुए तो हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की और शिवसेना की तो मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। कल तक तो ये था कि भाई उनको 20-20 सीटें देने पर तैयार हो गई है शरद पवार की पार्टी, और शरद पवार की पार्टी 8 पर रहेगी। लेकिन इस निर्णय के बाद आपको लगता है कि ये फॉर्मूला कायम रहेगा? संजय जी मुझे तो शरद पवार के जो मैंने इस पे रिएक्शंस पढ़े हैं, मुझे लग रहा है शरद पवार को भी लग रहा है कि उनके साथ भी यही होने वाला है। वो क्या करेंगे? अब आप बताइए ना, अजीत पवार ने इनके 10 विधायकों के खिलाफ लिखा हुआ है कि साहब उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, शरद पवार के। और शरद पवार ने 39 के खिलाफ लिखा है। तो शरद पवार ने तो खुद ही मान लिया कि जो 54-53 इनके विधायक है उनमें से 39 अजीत पवार की तरफ है। शरद पवार ने तो इनडायरेक्टली यही मान लिया। आप बताइए ना, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर विधायक मेरी तरफ है, क्योंकि अभी तक किसी ने लिस्ट तो जारी नहीं की है। जिन लोगों ने शपथ ली 8-9 लोग जो मंत्री बने हैं, उनके अलावा कोई जानता नहीं है कि बाकी का स्टेटस क्या है। अभी वो सब वहीं बैठ रहे हैं जहां वो पहले बैठते थे। लेकिन इस वाले मुद्दे पे जब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता है, तो अजीत पवार ने तो केवल 10 के खिलाफ लिख के दिया हुआ है, जबकि 14 बताए जा रहे हैं कि वो शरद पवार की तरफ है। लेकिन 10 के खिलाफ अजीत पवार ने लिख के दिया हुआ है कि साहब इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और शरद पवार गुट ने जो है 39 के खिलाफ अपील डाली हुई है कि 39 को निकाला जाए। तो शरद पवार तो अपनी अपनी बाजी हार गए। शरद पवार को तो 8 के लायक भी नहीं बचेंगे संजय जी। शरद पवार की तो हालत ये होगी, सुप्रिया सुले की सीट के अलावा उन्हें शायद कोई दूसरी सीट पे दावेदार ना मिले, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और शरद पवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, शायद मेरे ख्याल में ये लास्ट ईयर है या शायद अगले साल लास्ट ईयर है। क्योंकि जब ये मामला चल रहा था उस समय 2 साल बचे हुए थे, जब ये शिवसेना वाला हुआ। शायद अगले साल उनकी खत्म हो रही है। जब विधायक नहीं होंगे आप राज्यसभा भी जाने लायक नहीं रहोगे। कैसे जाओगे आप राज्यसभा में? और चुनाव अभी अक्टूबर में है यहाँ, अभी लोकसभा होंगे, उसके तुरंत बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आ जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज संजय जी मुझे जो इसमें नजर आ रहा है इस फैसले के बाद, वो तो सब चीजें हैं, क्या टेक्निकलिटी है वो तो चलते रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये ठाकरे, और उधर इसी में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर आ जाएगा, चुनाव भी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो मामला लंबा ही जाने वाला है। लेकिन अब सबसे मेन चीज ये है कि अब सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे है? एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पे है कि कौन ये सही साबित करे कि साहब असली शिवसेना हम है। ये तो देखिए, ये तो जनता तय करेगी, ये दोनों के इनके कहने से तो कुछ होता नहीं है। अभी चुनाव आएंगे उसमें, और देखिए हमेशा से ये रहा है कि ये जितनी भी पार्टियां बनती हैं इस तरह की, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में कितनी बार टूट हुई है आप बताइए। कभी ममता निकल गई है, कभी वाईएसआरसीपी निकल गई है, कभी शरद पवार निकल गए हैं, लेकिन कांग्रेस तो वही रही ना जहां गांधी परिवार रहा। असली कांग्रेस तो उसे ही मानते हैं ना लोग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ये प्रूव करे कि भाई हाँ यार हमारी असली शिवसेना है। केवल कह देने से नहीं होता कि असली शिवसेना हमारी है, उसे आप पॉलिटिकली उससे अगर फायदा उठा के दिखाएं, वहां सीटें जीत कर दिखाएं, तब बात बनेगी। तो दबाव तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे पे है इस फैसले का।
बिल्कुल, क्योंकि जो भी मेरे पास जो सूचना है, जो ग्राउंड लेवल से मैंने पता किया है, उसमें ये है कि जो इनकी जो शाखाएँ होती हैं, हम्म शिवसेना जो है वो शाखाओं से चलती थी, आपको पता है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो हम्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और तो आरएसएस की तरह ही। उसमें हाँ। जी हाँ, तो हम्म उसमें जो है इन्होंने एक तो ठाणे की शाखाएँ इनके पास, शाखा प्रमुख इनके पास आ गए। तो ठाणे जो हम्म है वो इनका आनंद आनंद दीघे का और एकनाथ शिंदे का वही उनकी कार्यस्थली है। और उसके अतिरिक्त संभाजीनगर में आ गए। कुछ 10-12 जो हैं वो मुंबई के आ गए, जो अधिसंख्य नहीं आए। हम्म इसके अतिरिक्त जो मेरी सूचना है कि कहीं भी शाखा प्रमुख इनके पास नहीं आए, वो उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। हाँ। तो ऐसे में ऑर्गेनाइज़ेशन तो इनके पास है नहीं। तो यदि हम्म ऑर्गेनाइज़ेशन इनके पास नहीं है, तो ये लोकसभा में सीटें भी किस स्थिति से माँगेंगे? ये हाँ, भी एक और समस्या संजय आने जी, वाली है। उद्धव ठाकरे का गुट है और इनका गुट है। सर ये दोनों के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन में जीत के आए हुए हैं ना। अकेले अकेले तो दोनों ने कभी टेस्ट ही नहीं किया। उद्धव ठाकरे के सामने भी टेस्टिंग होगा। मैं ये नहीं कहता कि एकनाथ शिंदे का चैलेंज है, उद्धव ठाकरे के सामने भी बड़ा चैलेंज है ये तो, कि आप साबित करके दिखाओ कि असली शिवसेना आपके पास है, बीजेपी के बिना जीत के दिखाओ। बीजेपी तो शायद, बीजेपी जहां अपने प्रत्याशी लड़ाएगी वहां तो मुझे लगता है कि शिवसेना वाला वोट भी इन्हें मिल जाएगा और शायद शरद पवार वाले भी कुछ वोट दिलवा दें। लेकिन सवाल यही होगा कि क्या ये अपने इलाकों में जहां लड़ेंगे वहां इनका अपना वोट इन्हें मिलेगा या नहीं, एनसीपी वालों को और एकनाथ शिंदे को। ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो एक सिंबल ले लिया, आपने पार्टी का नाम ले लिया, लेकिन खाली सिंबल और नाम ले लेने से बाला साहब अभी। ठाकरे की विरासत आपको हाँ। मिल गई, ऐसा तो नहीं है ना। अभी तक कोई हाँ। टेस्ट हुआ ही नहीं है, किसी भी तरह हाँ, की अभी कोई। परीक्षा तो हुई नहीं है। हाँ, अभी कोई परीक्षा ऐसी हुई नहीं है। एक आध छोटे मोटे पंचायत पंचायत के चुनाव जीते हैं इन्होंने, लेकिन वो उससे आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव ये के संकेत पंचायत नहीं के ढूंढ चुनाव सकते। जो वहाँ होते हैं, वो उसी प्रकार से है जैसे उत्तर प्रदेश में होते हैं। हाँ, वो जो जीतते कि हैं वो बाद में सब कहने लगते हैं कि हम तो भाजपा हाँ, के वो साथ सब है, कहने साथ लगते है। हैं कि हम लोग वहाँ, क्योंकि सिंबल पे होता नहीं है चुनाव। सिंबल पे होते नहीं है वो, और सरकार के साथ, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वहीं से सारा हुँ। फंड और पैसा मिलता है, वहीं से रिलीज होता है सारा कुछ। तो वो तो दूसरा मसला है। ये बड़ा चैलेंज है ये, मुझे तो लग रहा है बड़ा दिलचस्प रहेगा ये। और बीजेपी को तो देखिए इसमें कोई महाराष्ट्र में नुकसान नहीं होना। बीजेपी जहां भी अपनी सीटें लड़ेगी, जितनी भी सीटें उसके शेयर में आएगी वो तो मैक्सिमम जीतेगी। इन इन दिक्कत ये है, बीजेपी को ये सोच के चलना है कि इन्हें कितनी कितनी सीटें दी जाएं, एनसीपी वालों को और इन्हें, और बड़ा सोच समझ के इन्हें देना पड़ेगा इनको शेयर इनका, क्योंकि इनका ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है ये तो बिल्कुल अछूते हैं, पहली बार मैदान में उतरेंगे लड़ने के लिए चुनाव। अपने दम पे कहाँ लड़े अब तक, शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के दम पे लड़ रहे थे अब तक तो। तो क्या दिखता है आपको? कांग्रेस क्या करेगी? कहाँ? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में? हुँ। देखिए, महाराष्ट्र का भी कुछ कह नहीं सकते किस तरह से क्या सीन बनेगा। अभी तो मुझे लगता है कि चीजें अभी चलेंगी। और महाराष्ट्र में वैसे जब ऑलरेडी इनका एमवीए बना हुआ है पहले से ही, तो यहाँ कोई नया तो ऐसा है नहीं कि कोई नया अलाइज यहाँ पे आएगा। अगर ये इंडी अलायंस नहीं होता तब भी कांग्रेस को तो इन तीनों से निगोशिएशंस करनी थी, शरद पवार से। अब मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष रहेगा इन तीनों में से, वो शायद उद्धव ठाकरे का ही रहेगा अभी भी। और एनसीपी आपको तो मुझे लग पता रहा है है कि कि। ये क्यों हारे हमारे उद्धव ठाकरे भाई? उद्धव ठाकरे साहब ने इनके यहाँ 1999 में जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, हाँ हाँ, वो वो 2018 वाला इन्होंने जमा ही नहीं कराया ना। 2018 वाला इन्होंने चेंज तो किया, लेकिन उसको रजिस्टर इलेक्शन नहीं करवाया कमीशन को इलेक्शन दिया ही नहीं कमीशन है। में। हाँ, उसी से तो हुआ है इनका सारा खेल। और वो तो उसी उसी पे तो उसी के आधार पे तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इन्हें पार्टी दी थी, सिंबल दी थी। उसने भी उसी का आधार माना था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो आपकी, उसका उसका बताया कि वो सबसे बड़ी बॉडी है आपकी, आपने तो कहीं नहीं लिखा कि आपका जो नेता है उसका ही अधिकार होगा ये इन्होंने। और ये सर, ये तो 2018 में किया। ये 2018 में भी इसलिए किया, इन पे दबाव बनाने के लिए बीजेपी वालों पे, कि अब की बार चीफ मिनिस्टर हम अपना बनवाएंगे। तो उसमें अपने आप ही कर लिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग जो कहेंगे वो तो सब कहेंगे साहब कि नहीं, हमारा कैसे बनेगा बात। उसमें उसी समय झगड़ा हो जाता, लेकिन उसमें जानबूझ के इन्होंने चेंज कराया। और एक नाथ शिंदे ने तो कल कहा भी है यही बात
उन्होंने ये कहा कि आप पार्टी आपकी कोई मतलब घर की पार्टी थोड़ी ही है, दो जो पार्टी के लोग हैं चुनाव वो भी लड़ रहे हैं मैदान में, वो भी जाते हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, अपने समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। आप उनकी राय लिए बिना ही कैसे तय कर लोगे बाहर बैठे बैठे कि मुझे एनसीपी के साथ जाना है, मुझे कांग्रेस के साथ जाना है? असली झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन एक बात तो है संजय जी, अब इस घटनाक्रम से ये जो जितने बाकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, इन्हें बड़ा होशियार होना पड़ेगा अब, क्योंकि ये सब जगह कहानियां चलेंगी अब इस तरह की। फिर ये लालू एंड पार्टी में भी होगा, या अखिलेश यादव के परिवार में भी नहीं हो लेकिन सकता है। लालू और पार्टी और इनका तो समझौता हो गया बताते हैं, कह रहे हैं कि साहब की 16 सीटें, और कांग्रेस जो है वो मान गई है 6 सीटों पर और 2 सीटें कम्युनिस्ट नहीं, को। 6 कहाँ दे रहे हैं मुझे सर, लगता है कांग्रेस को तो दे नहीं रहे वहां पे 6, क्योंकि वहां तो 2 उन्हें कम्युनिस्टों को भी दे रहे हैं ये, तो वहां 6 कहाँ दे रहे हैं, 4 की बात सुनी है 16 हमने तो कि 4 की 16 है। 16 6 और 2 ये फॉर्मूला बता रहे अच्छा, हो सकता है हो जाए, और इससे ज्यादा क्या लेंगे, कांग्रेस वालों को इतना ही मिलेगा वहां पे। लेकिन मेरा तो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है हैं। टिप्पणी ये लेकिन भी ये तो तो हुई आप ना। समझिए कि जो 16 जो मिलेगी वो तो एक तरफा हारेंगे, ये 16 इनकी जेडीयू वाली, उसमें तो हाँ बिल्कुल, एक पर भी जीतेंगे। ये तो जी इनका तो हालत खराब हो जानी, इनका सफाया हो वो जाना तो है। लालू जी खुद ही हरवाएंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हरवा देंगे वहां पे, एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करवा देंगे निर्दलीय, तो 5-5 10-10 हजार वोट कटवा देंगे उनकी, तो वो वैसे ही काम हो जाएगा इनका, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस की भी कोई खास चांस नहीं वहां तो, अगर मुझे लगता है कि यही रह जाएगा अल्टीमेटली, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। देखिए ये जो 17% जो मुसलमानों की संख्या बताई जाती है ना बिहार में, वो बिहार में मुसलमान एक ही क्षेत्र की तरफ अधिक हाँ कंसंट्रेटेड उधर हैं, उधर है, वो बंगाल साइड में, हाँ बंगाल सीमांचल में साइड में। है और थोड़े मिथिला में है, और बाकी जगहों पे कई शहरों में है, बाकी उनकी मैटर नहीं करते वोट ज़्यादा। हाँ तो इसलिए जो जेडीयू के जो एरियाज़ हैं उसमें मुसलमानों का फैक्टर ही नहीं है। इसलिए तो वो किशनगंज वाली वो जो सीट है वो मांग रहे हैं कांग्रेस से, ये हाँ, कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक जीता तो था जीत वहां जाए से। कम से कम, हाँ कि एक तो एक तो जीत जीत जाए। जाए, कि श्योर एंड शॉर्ट है वो मुसलमानों वाली, वो दे दो हमें, कि वो तो पक्की मिल जाएगी हमें, बिल्कुल सबसे सॉलिड सीट है वो। तो आइए अब चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं, इस समय जो है राजनीति बड़ी रोचक स्थिति पर, बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, और लगातार हम इसके ऊपर निकट दृष्टि रखेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।